नमस्कार दोस्तों, डेली इंडिया में आपका स्वागत है। मैं माशुक हाशमी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ कुछ ऐसे अहम खबर देने के लिए जो आपको चौंकाने वाले हैं। आपको बता दूं, निर्मला सीतारमण अब वित्त मंत्री नहीं रहने वाली हैं और धर्मेंद्र प्रधान को भी अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वे सूत्र कह रहे हैं जो बता रहे हैं कि कैबिनेट फेरबदल में आखिर क्या चल रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह एक बड़ा राजनीतिक संकट और राजनीतिक भूचाल बताया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं निर्मला ताई की। यह वही महिला है जो 2019 से लेकर अब तक भारत का पूरा वित्त मंत्रालय संभाल रही हैं। वह देश की सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाली वित्त मंत्री रही हैं। लेकिन आज उनके वित्त मंत्रालय छोड़ने की चर्चा इतनी तेज हो गई है कि हर कोई खुलकर इस पर बात करना चाह रहा है और सवाल पूछे जा रहे हैं, यह कब होने वाला है। और अब वह बात जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं कर रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्मला ताई ने स्वास्थ्य संबंधी गंभीर कारणों की वजह से सक्रिय मंत्री पद की जिम्मेदारी से राहत की इच्छा जताई है। और हम यह भी जानते हैं कि मोदी कोई एक कदम तब तक नहीं उठाते जब तक वह अगली योजना पूरी तरह तैयार न हो। ऐसे में उनके संभावित उत्तराधिकारी के रूप में जो नाम सामने आ रहे हैं वह है शशिकांत दास, पूर्व आरबीआई गवर्नर, जो फिलहाल प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं। और यह कोई छोटा संकेत नहीं है। एक पूर्व आरबीआई गवर्नर का सीधे वित्त मंत्रालय की कमान संभालना इस बात का संकेत हो सकता है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को अब बेहद सख्त और व्यवहारिक हाथों में देना चाहती है। अब बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान की। कैबिनेट फेरबदल में अगर किसी को सबसे बड़ा झटका लग सकता है तो वह यही नाम है। क्यों? नीट पेपर लीक, सीबीआई विवाद। क्या मुझे और कुछ कहने की जरूरत है? बीजेपी को यह एहसास हो रहा है कि अगर वह आगामी विधानसभा चुनावों तक कैबिनेट में बने रहे तो पार्टी को इसकी बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। और यह मामला सिर्फ इन दो नेताओं तक सीमित नहीं है। कहा जा रहा है कि यह फेरबदल मोदी 3.0 सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। लगभग 30 से 40% मंत्रियों की जिम्मेदारी बदली जा सकती है। दरअसल हरदीप सिंह पुरी का नाम भी संभावित रूप से बाहर होने वाली की सूची में बताया जा रहा है। वहीं जिन नए चेहरों की चर्चा हो रही है उनमें शशिकांत शिंदे, अनुराग ठाकुर, राघव चड्ढा और नीतीश कुमार जैसे नाम शामिल हैं। और समय भी बेहद दिलचस्प है। 23 जून को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। अमित शाह ने भी राष्ट्रपति से भेंट की। लेकिन अब रुकिए, क्योंकि यहीं से असली कहानी शुरू होती है। आपने देखा होगा कि अलग अलग दलों के नेता अपनी पार्टियां छोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर तृणमूल और शिवसेना के विभिन्न गुटों तक बड़े बड़े नाम लगातार बाहर निकल रहे हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया यही होगी कि वे सीधे बीजेपी में शामिल हो रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नेता सीधे बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। वे छोटी पार्टियां, एनडीए के सहयोगी दलों और गठबंधन के साझेदारों में शामिल होंगे। यानी यह कोई भ्रम या मजबूरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोची समझी रणनीति बताई जा रही है जिसे मोदी और अमित शाह की राजनीतिक रणनीति के तौर पर पेश किया जा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका महत्व इतना ज्यादा क्यों, तो वजह साफ है। भारत की राजनीति सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जीती जाती, यह राज्य दर राज्य, समुदाय दर समुदाय और जाति दर जाति तय होती है। बीजेपी अच्छी तरह समझती है कि कुछ राज्यों में सीधा बीजेपी का चेहरा विरोध पैदा कर सकता है, लेकिन अगर वही काम किसी सहयोगी दल का चेहरा करे तो उसका असर अलग होता है। ऐसे में बीजेपी सीधा सामने नहीं आती, सहयोगी दल आगे बढ़ता है और अंततः वोट एनडीए के खाते में आने की उम्मीद की जाती है। नमस्कार, मैं माशुक हाशमी, द डेली इंडिया।